Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to all of you dear students and hoping you people are very much fine and enjoying your good health and preparation of MDCAT as well. Students, यूनिट जो आप लोगों के लिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर का यूनिट। इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के यूनिट के हवाले से जो आप लोगों के साथ बातचीत शेयर होनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मैं ये बताता चला जाऊँ कि फिजिकल केमिस्ट्री यूएचएस के एग्ज़ाम के अंदर इस यूनिट से 2 एमसीक्यूज आते हैं। अभी मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में इसका पहला पोर्शन जो है वो डिस्कस करने जाऊंगा और फर्स्ट पोर्शन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरीज के ऊपर थोड़ी सी बातचीत है, उसकी कुछ मेजर प्रॉपर्टीज के ऊपर बातचीत है। उसके बाद फर्दर मोर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कैलकुलेशंस की बातचीत है। डियर स्टूडेंट्स, एक बात तो अच्छे से ज़हन में रख लीजिएगा कि ये पहला पोर्शन एक एमसीक्यू लाजमी अपने साथ लाएगा। सेकंड पोर्शन जैसा कि हम लोगों ने बाद में पढ़ना है उसको लाइक क्वांटम नंबर्स आ जाएंगे, रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आ जाएंगी, शेप्स आ जाएंगी, एस, पी, डी और एफ सबशेल्स वगैरह। एफ वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग एहतियातन उसको चेकआउट कर लेंगे। और उसके अलावा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद आता है जिसमें आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और उसकी एक्सेप्शन, स्पेशली एक्सेप्शंस और इसके जनरल ट्रेंड्स वगैरह क्या होंगे। सो दिस इज द होल सिनेरियो एंड द होल स्टफ ऑफ दिस यूनिट एटॉमिक स्ट्रक्चर। नाउ आई एम प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट पोर्शन ऑफ दिस यूनिट। और जैसा कि आप लोगों को पता है एटम के ऊपर जब बात की जाती है तो एटम अभी तक इनविजिबल है, स्टिल इनविजिबल पार्टिकल है। उस एटम के ऊपर ही सारी की सारी ये बातचीत जो है वो चलेगी। इसके पहले पोर्शन में जो जो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे यूएचएस ने लिख दिया उसके बारे में कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की बात हो रही है। ठीक है, तो लेट मी सिलेक्ट द पेन हियर जी। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की जो है बात, इसके ऊपर कुछ पॉइंट चलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एंड चार्जेस और डिड्यूस करना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द गिवन प्रोटॉन नंबर एंड न्यूक्लियॉन नंबर, यानी कि ये हमारा इंपॉर्टेंट मेजर टारगेट होगा। इसके ऊपर मैं बना रहा हूँ 2 वीडियोस। फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर जो है वो बात बतानी है, ई ओवर एम वैल्यूज वगैरह के ऊपर बात बतानी है एंड देन उसके बाद फिर जो है वो इसकी कैलकुलेशंस के ऊपर जो है वो कुछ ना कुछ बात जो है वो की जाएगी। आई गेस फ्लाई जी, आई एम हैविंग द स्प्रे फॉर दिस स्पीशी, आई डोंट नो वेयर, यस उधर पड़ा हुआ। चले अगर दोबारा आती है तो फिर हम इसके साथ निमट लेंगे। बिल्कुल आप लोगों जैसी है, ये भी तंग करती है बहुत ज़्यादा। खैर, तो अब स्टार्ट करता हूँ मैं आप लोगों के साथ सेकंड पोर्शन में शेप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये ऑफ कोर्स मेरे नेक्स्ट वीडियोस का पार्ट होगा। आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों से, यानी कि अगर मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाने लगा हूँ तो मैं क्या क्या चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। पहले आपको पता है कि एक बात तो ये बिलीव की जाती थी कि एटम इनविजिबल है। इवन कि एटम का जो नेम है एटमॉस वो ड्राइव किया गया है ग्रीक वर्ड जिसका मीनिंग है इनडिविजिबल। लेकिन आपको पता है कि एटम फर्दर डिवाइड किया गया, इसका मतलब एटम का नाम ही गलत रखा गया। एटम का नेम एटमॉस का मीनिंग है इनडिविजिबल। एटम इज डिविजिबल क्योंकि एटम के अंदर फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ कोर्स डिस्कवर हुए एंड मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हुए। तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए, साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि एटम मेड अप ऑफ मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आते हैं कि डिविजिबिलिटी ऑफ एटम इज एट्रीब्यूटेड टू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एटम की डिविजिबिलिटी का सेहरा किसको देना चाहिए, क्रेडिट किसको देना चाहिए। तो अब देखें, हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड द एटम। एटम को सबसे पहले डिवाइड करने का मतलब जानते हो आप क्या है जी? एटम को सबसे पहले डिवाइड करने का मतलब उसमें सबसे पहला सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर करना। जैसा कि आप लोग थोड़ी देर तक पढ़ेंगे कि विलियम क्रुक्स ने कैथोड रेस को गैस डिस्चार्ज ट्यूब अपरेटस के थ्रू जब डिस्कवर किया तो जे थॉमसन ने ई ओवर एम वैल्यू की मदद से फाइनलाइज किया कि यस, these cathode rays are actually electrons and they are coming out from the atoms। तो याद रख लीजिएगा डिविजिबिलिटी ऑफ एटम एट्रीब्यूटेड, तो अगर आप लोगों से पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए जे थॉमसन, जुनैद जमशेद थॉमसन नहीं, जे थॉमसन, जे थॉमसन। इसने
फाइनलाइज किया था, और मैं लिख देता हूँ बाय डिस्कवरिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसने कैथोड रेज को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था, बाय डिस्कवरिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो आपसे कोई कहे कि सबसे पहला सब एटॉमिक पार्टिकल किसने डिस्कवर किया था, तो आप लोगों का आंसर जे थॉमसन होना चाहिए। ये बात अच्छे तरीके से याद रखिएगा। हाँ, कैथोड रेज की डिस्कवरी जो है वो विलियम क्रुक्स की है। ये अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको डिस्चार्ज ट्यूब ऑपरेटर्स में भी सारी बातें बता दूंगा। तो एटम की डिविजिबिलिटी का क्रेडिट किसको जा रहा है, जे थॉमसन को। रीज़न क्या बता रहा हूँ, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बाय यूजिंग गैस डिस्चार्ज ट्यूब ऑपरेटर्स and then finalizing their E over M values, and on the basis of E over M value इसने कैथोड रेज को इलेक्ट्रॉन कहा था। सारी बातें अभी आपसे होती हैं। स्मॉलेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल कौन सा है और लार्जेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल कौन सा, और अगर आपसे कहे कि स्मॉलेस्ट फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन सा है, तो ये सारे के सारे जो है आप लोगों ने पॉइंट्स याद रखेंगे। फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल, सबसे पहले तो सबसे स्मॉलेस्ट ओवरऑल बात हो रही है। ओवरऑल स्मॉलेस्ट बेटे है क्वार्क। ये आपकी केमिस्ट्री की बुक चैप्टर 3 के अंदर प्लाज्मा के अंदर लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट क्वार्क। लार्जेस्ट ओवरऑल देखा जाए मैथ वाइज तो वो न्यूट्रॉन बनता है, ठीक है। फंडामेंटल पार्टिकल्स आपको पता है कि 3 है, जिसमें आते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब इन तीनों में से स्मॉलेस्ट कौन है, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन है, और ओवरऑल ऑफ कोर्स लार्जर जो है वो न्यूट्रॉन होगा। तो एक तो 2-3 चीज़ें ये आप लोगों ने माइंड में रखनी है। यानी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आप लोगों को, मैं आप लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ कि क्वार्क, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, इन सारों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा लार्जेस्ट है और कौन सा स्मॉलेस्ट है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है, ठीक है। इस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के बाद इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप लोगों से, अब आपसे कोई कहे कि कौन कौन से पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, कौन कौन से न्यूक्लियस से बाहर होते हैं, न्यूक्लियस से बाहर जनाब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल सब एटॉमिक, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर इनसाइड द न्यूक्लियस। ये भी पॉइंट याद रख लीजिएगा, क्योंकि वो पूछा जा सकता है। मोस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर इनसाइड न्यूक्लियस। मोस्ट ऑफ subatomic particles inside nucleus. Okay. So now I am proceeding towards the next some few important things like discharge tube operators के ऊपर थोड़ी सी बातचीत हो जाए आप लोगों से। तो एक बात तो आप लोग अच्छे तरीके से जहन में रख लो, डिस्चार्ज ट्यूब ऑपरेटर्स, जिसको गैस डिस्चार्ज ट्यूब भी कहते हैं, इसको बनाने वाला प्लकर था, ओके। और इसके अंदर एयर एट वेरी लो प्रेशर रखी जाए, या एयर के अंदर क्योंकि इम्प्योरिटीज होती हैं तो बाद दफ़ा एयर को रिमूव कर दिया जाता है और कोई भी इनर्ट गैस भी भरी जाती है। इनर्ट गैस जैसा कि हाइड्रोजन ले लो, हीलियम ले लो, नाइट्रोजन ले लो एट लो प्रेशर। तो ये कोई भी इनर्ट गैस भी इसके अंदर इंक्लूड की जा सकती है। बड़ी तवज्जो से सुनते चले जाइएगा। उसके बाद इसको जो हाई वोल्टेज दिया जाता है, जैसा कि हाई वोल्टेज जनरेटर के ऊपर मैं अगर बात करूं तो हमारे यहाँ बुक्स के अंदर भी इसकी डिफरेंट वैल्यू लिखी हुई है। तो 5000 से 10,000 वोल्ट्स तक जो है हाई वोल्टेज दिया जा सकता है, ठीक है। ये बात भी नहीं, बाद जगहों में मैंने बताया था आपको लाइव सेशन में भी 500 लिखा हुआ, लेकिन नहीं, 5000 से 10,000 वोल्ट्स वेरी हाई वोल्टेज दिया जाता है, ठीक है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज इन द डिस्चार्ज ट्यूब ऑपरेटर्स, जिसको कैथोड रेज ट्यूब का नाम भी दिया जाता है। इस ट्यूब को जो प्लकर ने बनाई थी कैथोड रेज ट्यूब, CR2T भी कहते हैं, कैथोड रेज ट्यूब का नाम भी दिया जाता है। ओके, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू पीपल कि ये अंदर जो मैंने गैस रखी है, ये ज़रा इसके ऊपर कुछ बात हो जाए। लो जी, ये गैस मॉलिक्यूल्स मैंने बना दिए, डिटेल में बताता हूँ यार, परेशान क्यों होते हो।
आपको ईच एंड एवरीथिंग विल बी इन डिटेल डिस्कस की जाएगी। ये एक्सपेरिमेंट करवाया गया यार 1885 के अंदर, और एक्सपेरिमेंट करवाने वाला है विलियम क्रुक्स, जिसने डिस्चार्ज ट्यूब ऑपरेटर्स को यूज किया। विलियम क्रुक्स, सारी बातें साथ साथ सुनते जाइएगा और नोट भी करते जाइएगा। विलियम क्रुक्स ने एक्सपेरिमेंट करवाया और ईयर था 1885 का। तो इसने क्या देखा कि हाई वोल्टेज जैसे ही प्रोवाइड किया जाता तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। अब देखो उस वक्त उसने इसको इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी कहा था, उसने इनको कैथोड से निकलने वाली रेस की बेस पर कैथोड रेस का नाम दे दिया। ठीक है, अब दो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आयोनाइजेशन या डिस्चार्ज के लिए। आपको एक तो मैं ये बात बता दूं, एक बच्चे ने पहले भी बात पूछी थी, लो प्रेशर पर ही इस ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी या डिस्चार्ज टेक्स प्लेस। मैं कह देता हूँ यहाँ पे कि अगर आपने डिस्चार्ज टेक्स प्लेस करवाना है तो मैं लिख देता हूँ डिस्चार्ज टेक्स प्लेस ऑलवेज एट लो प्रेशर। डिस्चार्ज टेक्स प्लेस एट लो प्रेशर, ये बात अब आपने भूलनी नहीं है। डिस्चार्ज कब होता है? लो प्रेशर के ऊपर होता है। एक बात, अगर आप यहाँ पे अंदर वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, यानी कि बिल्कुल प्रेशर जीरो कर देते हैं, तो याद रख लीजिएगा वैक्यूम के अंदर भी कोई डिस्चार्ज नहीं होगा। या अगर आप हाई प्रेशर कर देते हैं, अब बच्चों का यहाँ पे सवाल होता है सर वैक्यूम में क्यों डिस्चार्ज नहीं होगा। मैं बताता हूँ, एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ गैस, कुछ भी अंदर मौजूद नहीं है तो आयोनाइजेशन किसकी हो रही है? क्यों? क्योंकि आयोनाइजेशन अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको समझाऊंगा कि अंदर मौजूद गैस गेट आयोनाइज्ड, तो उस गैस की मौजूदगी नहीं होगी तो आयोनाइजेशन भी डेफिनेटली नहीं होगी। और वैसे भी कैथोड रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज नहीं है, नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। तो इसलिए इनको पास आउट होने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होगी, क्योंकि विदाउट मीडियम या स्पेस में से ट्रैवल करने वाली कौन होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। एंड व्हाट आई एम सेइंग कैथोड रेज आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, कैथोड रेज आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, कैथोड रेज आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। ये पॉइंट अब आपने भूलना नहीं है। ओके, सो हाई प्रेशर पर क्या होगा? हाई प्रेशर पर अगर ज़्यादा अंदर रश होगा तो कैथोड रेज को मूव करने में डिफिकल्टी होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस कॉज करेंगे अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। कैथोड रेज को ट्रैवल करने में डिफिकल्टी क्रिएट करेंगे अ लार्ज नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। दो बातें ध्यान में रखिएगा, ना वैक्यूम होना चाहिए, ना हाई प्रेशर होना चाहिए, एक लो प्रेशर होना चाहिए। कितना लो प्रेशर, इसके ऊपर भी बात हो जाए। आपको ये मैग्नीट्यूड भी बता देता हूँ कि ज़्यादातर हमारे पास ये लो प्रेशर रखा जाता है 1 से 10 टॉर तक का। तो 1 से 10 टॉर तक का लो प्रेशर मेंटेन किया जाता है। अगर आप 1 से कम करते चले जाएंगे, 1 टॉर से कम करते चले जाएंगे प्रेशर, जैसा कि आपकी टेक्स्ट बुक की एक लाइन है, बोल दो, इफ द प्रेशर इज फर्दर रिड्यूस्ड अप टू 0.01 टॉर ओरिजिनल ग्लो डिसअपीयर। इतने लो प्रेशर को ऑफ कोर्स मैं वैक्यूम कंसिडर करूंगा और इस वैक्यूम के अंदर कोई डिस्चार्ज नहीं होगा। ये आपकी टेक्स्ट बुक की लाइन है, इफ द प्रेशर इज फर्दर रिड्यूस्ड अप टू 0.01 टॉर द ओरिजिनल ग्लो डिसअपीयर, क्योंकि ये ऑलमोस्ट वैक्यूम कंसिडर किया जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने आप लोगों को प्रेशर के ऊपर मेन बात बता दी है। अब कोई आपसे अगर ये कहे कि डिस्चार्ज या ग्लो किस पर डिपेंड करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए प्रेशर ऑफ द गैस। एक बात, दूसरी बात भी सुन लो, एक और बड़ी मजे की बात इनमें आई है। ये जो वोल्टेज आपने अप्लाई किया है, ये वोल्टेज कम या ज्यादा कब करना है? वोल्टेज का लेंथ ऑफ द ट्यूब के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जितना आपके पास ट्यूब की लेंथ ज़्यादा होगी उतना आपको ज़्यादा वोल्टेज देना पड़ेगा। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात सीखने को मिली कि वोल्टेज ऑफ द गैस डिस्चार्ज ट्यूब डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द ट्यूब है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है दोनों के सामने। ओके, इसके बाद अब आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें बता दी। जीडी डिस्चार्ज ट्यूब ऑपरेटर प्लकर ने बनाया था, एक्सपेरिमेंट विलियम क्रुक्स ने किया था। अंदर लो प्रेशर पर गैस रखी जाती है, 1 से 10 टॉर तक नॉर्मल उसका प्रेशर रखा जाता है। वोल्टेज 5000 से 10000 वोल्ट्स तक का कम से कम होना चाहिए। वोल्टेज का लेंथ ऑफ द ट्यूब के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब प्रोसीजर समझेंगे क्या होता है। ये जो कैथोड रेज है जिसको विलियम क्रुक्स ने डिस्कवर किया था, ये जब जाती हैं तो हिट करती हैं। इसके भी दो सिनेरियोज हैं।
ये डायरेक्ट कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल भी सकते हैं और ये कैथोड हीट अप होकर सराउंडिंग की गैस को भी आयोनाइज कर सकता है। यानी कि अब यहाँ पे क्या होने लगा है, आयोनाइजेशन, जिसको हम डिस्चार्ज का नाम देते हैं, आयोनाइजेशन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स हिट करेंगे इन गैस मॉलिक्यूल्स पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब आप लोगों के सामने इस वक्त पॉजिटिव कैटाइंस बन चुके हैं। इन कैटाइंस को डिस्कवर करके ऑब्जर्व करने वाला, देखो ना विलियम क्रोक्स को ये नजर नहीं आए, इन कैटाइंस को ऑब्जर्व करने वाला था गोल्डस्टीन, याद रख लीजिएगा। किसने डिस्कवर किया था? गोल्डस्टीन, एंड द ईयर वाज 1886, ठीक है, एक साल के बाद। तो ये कैटाइंस को उसने पॉजिटिव रेस का नाम दिया, पॉजिटिव रेस का नाम दिया। इनको कैनाल रेज भी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है उसके ऊपर भी अभी बात कर देते हैं। कैनाल रेज भी कहा जाता है। अब देखें, ये जो कैटाइंस हैं, ये जो पॉजिटिव आयंस हैं, ये कैसे बने? इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए हैं। यानी कि गैस जो है जब आयोनाइज हो जाती है तो गैस का जो पीछे बचने वाला मॉलिक्यूल होता है वो अब मॉलिक्यूल नहीं होता, बल्कि वो क्या होता है, वो एक कैटाइन होता है। और इसको हम लोग पॉजिटिव रेज में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि रीज़न ये है, रीज़न बड़ी सिंपल सी है कि जब ये बन चुके होते हैं तो ये जो कैटाइंस हैं ये कैथोड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एनोड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। और फिर अगले एक्सपेरिमेंट में गोल्डस्टीन ने यहाँ पे परफोरेटेड कैथोड यूज़ किया था। तो उसने देखा था कि ये जो कैटाइंस थे ये इन परफोरेशंस में से गुजर गए, ये कैनाल्स में से गुजर गए, ये इन चैनल्स में से गुजर गए, जिसकी वजह से इनको कैनाल रेस का नाम दिया गया।